नमस्कार, मैं साइमा खान हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। थिएटर ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही शानदार और बेहतरीन कलाकार दिए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त विनीत कुमार जी मौजूद हैं, जो लीक से हटकर रोल करने, नेचुरल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। चाहे टीवी हो, थिएटर हो या स्क्रीन या बड़ा पर्दा, यहाँ इन्होंने अलग अलग भाषाओं में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। हमारा नाम गौरी शंकर पांडे है। हम बुद्धि का खेल खेलते हैं। इस बार ऐसा खेल खेलेंगे कि कौनों को बुझाइए नहीं देगा। रंगमंच से उठा एक ऐसा कलाकार जिसने छोटे पर्दे से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक का सफर अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर किया। बिहार के पटना में जन्मे विनीत कुमार हिंदी से लेकर उड़िया, तेलुगु, भोजपुरी से लेकर इंग्लिश फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चला चुके हैं। यूं तो विनीत कुमार ने अपने करियर की शुरुआत एक पहलवान के तौर पर की, जहां उन्होंने बिहार में कई कुश्ती प्रतियोगिताओं में जीत भी हासिल की। लेकिन अपने दोस्त के साथ एक बार थिएटर देखने पहुंचे विनीत कुमार रंगमंच की दुनिया से इतने प्रभावित हुए कि अपना दिल और दिमाग वहीं छोड़ आए और बस यहाँ से इन्होंने भी अभिनय करने की ठान ली। घर पर पिता के विरोध के बाद भी इनका दिल अभिनय की तरफ खिंचता चला गया। अपने सपने को साकार करने के लिए इन्होंने 1968 में एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया, जहां से इन्होंने नाटकीय कला में मास्टर और फेलोशिप का कोर्स किया। विनीत कुमार ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की। फिल्म विक्रमाकुरुडु से डेब्यू किया, जिसमें वो मुख्य विलन के रूप में नजर आए। फिल्म हिट हुई और इनके काम को खूब प्रशंसा हासिल हुई। जिसके बाद इन्होंने ध्रुवकाल से बॉलीवुड का सफर शुरू किया। हिंदी सिनेमा में इन्होंने ये दिल, सोच, कच्चे धागे, शूल से लेकर मसान और राम प्रसाद की 13वीं जैसी फिल्मों में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। अच्छा भला गानों अच्छा भला सुना। हम तो सबसे पहले आए थे। हाँ 5-7 मिनट पहले आ गए। हम भी तो 13 दिन होंगे ना। अरे मामा जी, 31 दिसंबर को लोग जश्न मनाएंगे और अगले दिन नए साल की शुरुआत किसी की 13वीं से करेंगे क्या? मेरा दिन भी नहीं गुजरेगा। निर्देशक नीरज देवन की फिल्म मसान में विनीत कुमार विकी कौशल के पिता के किरदार में नजर आए, जहां इन्होंने अपने भावनात्मक अभिनय से सभी को प्रभावित किया। यहाँ एक पेशेवर संस्कारकर्ता के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें शानदार करार दिया गया। मसान को 2015 के कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन में प्रदर्शित किया गया और फिल्म ने 2 पुरस्कार जीते। कॉमेडी शो लापतागंज में अपने निभाए कछुआ चाचा के किरदार को निभाकर वो सुर्खियों में आए और यहाँ से उनके करियर को नई उड़ान मिली। वहीं विनीत कुमार ने जब OTT पर कदम रखा तो यहाँ भी इन्होंने अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया। वेब सीरीज महारानी में इनके रोल को जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई। यहाँ उन्हें काला नाग के किरदार से पहचाना गया। उनके बेहतरीन अभिनय की बदौलत ही वो इस सीरीज के दूसरे सीजन में भी गौरी शंकर उर्फ काला नाग के किरदार में नजर आए। बुद्धिमान जहाँ पैर रखने में डरता है, मूर्ख वहाँ सरपट दौड़ लगा देता है। वहीं अजय देवगन स्टारर भोला में इनके निभाए खूंखार निठारी के किरदार को भला दर्शक कैसे भूल पाएंगे। करोड़ों का माल दबाए बैठी है आराम से, और तुम क्या दे रही है? वो क्या हमें दे दो। तुम बताओ तुम क्या चाहिए? अरे कहा नाम है रे तुम्हारा मरदवा? पहले कभी दिखे नहीं? दिखे होते तो तू नहीं दिखता। विनीत कुमार अंग्रेजी फिल्मों में भी अपने अभिनय का जौहर दिखा चुके हैं। इनमें इलेक्ट्रिक मून, रिटर्न टू राजापुर, स्ट्रिंग से लेकर भोपाल, अ प्रेयर फॉर रेन जैसी इंग्लिश फिल्में शामिल हैं। विनीत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज पर। विनीत जी, मैं इस वक्त जो आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ले रही हूँ जी। और इस NSD से, इस मंच से, इस जगह से
आपका एक बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है और बहुत ही पुराना जुड़ाव रहा है। आप जब जब यहाँ पर आते हैं तो क्या महसूस होता है आपको और किस तरह की फीलिंग आपको आती है? वो घर जैसा लगता है। 36 साल पहले यहाँ आया था। 36 साल से मैं लगभग 2012-13 तक हर साल 2 बार आया करता था। फिर 14 से आना जो है ज़रा कम हो गया और इस बार मैं भारंगम में आया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है और बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। सर, आपने अपने इंटरव्यू में बताया है कि आपने थिएटर से शुरुआत ज़रूर की है, लेकिन उससे पहले से ही आपको एक्टिंग करने का चस्का था। तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपको ये एक्टिंग का चस्का कैसे लगा? नहीं, एग्जैक्टली एक्टिंग का चस्का नहीं था। अभिनय करने के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ उसके अलंकार हैं कि जैसे ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है। ये मुझे घर से मिला। तो जब ये मुझे मिला तो जब मैंने थिएटर शुरू किया तो मुझे लगा ये तो मेरे खून में है, तो मुझे इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं जो भी काम करूं ऑनेस्टी के साथ करूं, सिंसियर रहूं, कमिटेड रहूं, सच बोलूं। तो एक विश्वसनीयता पैदा होने लगी, तो मैं ज्यादा बेहतर ढंग से चीजों को समझ सका। ये गुण मेरे अंदर घर से प्राप्त हुआ था। इस वजह से जो है मुझे अभिनय करने में आसानी। जी, ये तो आपने डिसिप्लिन की बात कही, लेकिन एक्टिंग करने को लेकर आपने क्या देखकर ये सोचा कि मुझे भी इसी की तरह से एक्ट करना है? मूलतः जो है ये बात लोग कहने में हिचकिचाते हैं। मैं हिचकिचाता नहीं हूँ, लेकिन पब्लिकली पता नहीं ये आदमी दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है। अमूमन स्कूल से जब लड़का कॉलेज में जाता है, वो जवान होता है, तो उसका एक बेसिक वो होता है लड़की ताड़ना। अच्छा। और मेरे भाई के दोस्त जो हैं वो लगातार बोलते रहे, अरे चलो चलो चलो, हम तुमको थिएटर। हम बोले यार हमको ये सब थिएटर उटर नहीं पसंद है, हमको नहीं मालूम ये क्या होता है, हमको नहीं करना है। तो मेरे भाई ने कहा अरे जाओ देखाओ। तो हम देखने चले गए, तो वहां जो है 5-6 लड़कियां थी। हम कहे यार कहीं और जाने की क्या जरूरत है, यहीं बैठो। और मैं आभारी हूँ उन लड़कियों का, महिलाओं का, कि मैं आज यहाँ तक पहुंच सका। अच्छा, लेकिन जब आपने अपने घर में कहा कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ या एक्टिंग करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो बिहार के लोग हैं या पटना से जो आने वाले जो बैकग्राउंड के लोग हैं, वो ज़्यादातर जॉब को प्रेफर करते हैं। हाँ, तो मतलब मुझे कहाँ, पिताजी नाराज रहते थे, 8 साल नाराज रहे, बात नहीं किया मुझसे। मेरा भाई 80 बैच का IPS है, वो पीछे लग गए कि तुम मुझसे तेज हो, तुम करो। हमको नहीं करना था, हमने नहीं किया। वो तो एक इनर पावर होता है, इनर सेल्फ होता है, स्ट्रेंथ होती है कि आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे करना है, ये मुझे आनंद दे रहा है। बस मुझे इसका शौक थोड़ा ही था कि मुझे सिनेमा में जाना है। मैं थिएटर का आदमी था, झोला छाप। झोला उठाया, उस समय JP का झोला चलता था, वो निकल गया रिहर्सल पे। शाम को 4 बजे से रिहर्सल, सुबह से पैसा इकट्ठा करना, फिर उसके बाद रिहर्सल करना 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। 10 बजे के बाद चाय की दुकान पे बैठ के डिस्कशन करना, 12 बजे रात में घर पहुंचना। पिताजी कहते थे ये क्या कर रहा है, कैसे इसका जीवन चलेगा। सही कहते थे, गलत नहीं कहते थे, लेकिन मेरे भाग्य में था ये सब होना, करना, तो हो गया। मैं धीरे धीरे सीखने की तरफ हमेशा मेरा झुकाव बना रहा कि मैं सीखूं, मैं समझूं। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे पता नहीं था, लेकिन 1978 में पटना में
कला संगम ने बुलाया था एनएसडी रेपेट्री को शो करने के लिए। तो उस समय रेपेट्री में मनोहर सिंह जी थे, सुरेखा सीकरी, उत्तरा वावरकर, के रैना, रघुवीर यादव, तो सारे वो पुराने कलाकार उसमें थे। तो पहले दिन हुआ बेगम संध्या छाया। हम देखे, हमको लगा कि यार सुबह तो ये कुछ और होते हैं, रात में तो पता ही नहीं चलता है। ये लोग थे सुबह जो जिनके साथ हम थे। दूसरे दिन जब देखे बेगम का तकिया, लगा ये तो सिनेमा है। और तब मेरी समझ में आया कि भाई जो आप दिन में होते हो वो रात में नहीं होते हो मंच पे। और तब मेरी शुरू हुई खोज कि भाई अभिनय क्या है। तो मैंने शब्द समझा, अक्षर समझा, सेंटेंस समझा, ध्वनि समझा, शरीर समझा, वो समझ पैदा करनी शुरू की। और धीरे धीरे अब तो चूंकि इतना कुछ हो गया है, 50 साल के लगभग हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत जान गए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई कलाकार एक्टिंग करने के अंदर रुचि रखता है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या उसको थिएटर करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। एक समझ बनती है। हाँ, मतलब खाली नाटक करके चला जाए और अपनी समझ ना पैदा करे तो फिर उसका कोई फायदा है नहीं। समझ पैदा करना है। खाली आप आके लेबर की तरह से रिहर्सल करके चले जाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। कि जैसे रट्टा मार के आपने एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के लिए आपको समझना पड़ता है कि वो जब आपको समझ में बात आती है कि अच्छा ये कहा क्या जा रहा है। तो दो तरह से एग्जाम देते हैं लोग। एक एग्जाम देते हैं कि क्वेश्चन का रट्टा मार लिया और जाके इम्तिहान दे दिए, आ गया तो पास कर गए। और दूसरा अपने सब्जेक्ट को समझते हैं और इम्तिहान देते हैं। तो ये दूसरे तरीके से जो है आप थिएटर करोगे तो आपको लाभ होगा। और थिएटर करके अगर आप अभिनय समझते हो, अभिनय करते हो और जब आगे बढ़ने की बात करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके भाग्य में जो है आप भाग्य खरीद लिए कि आप हिट हो गए। हिट होना समय है, और वो समय अगर आपका लिखा होगा तो आएगा, नहीं तो आप काम जानते रहोगे, काम करते रहोगे, लेकिन पॉपुलर नहीं होगे। तो ये सब सच्चाइयां हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा था जिसमें आप ये बता रहे थे कि आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत ज़्यादा थी और उसमें ज़्यादा आप रुचि रखते थे, जो एक एक्टर को होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखना और सुनना ये दो बहुत महत्वपूर्ण सी चीज है। ये दोनों शुद्ध रूप से होना चाहिए कि अगर आप किसी को देख रहे हैं तो सिर्फ देखें, जजमेंट ना करें। जजमेंट करेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में छपेगा। सुने तो सिर्फ सुने, जजमेंट ना करें उसका, वरना उसका इंटरप्रिटेशन आ जाएगा और उसके बाद आप दूसरे ढंग से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो शुद्ध रूप से सिर्फ देखें कि आपने एक चीज देखी, वो हम भूल गए। शुद्ध रूप से देखना, शुद्ध रूप से सुनना, ये बहुत जरूरी है अभिनेताओं के लिए कि वो देखे और सुने। आपने अलग अलग भाषाओं में सिनेमा किया है और कोरोना काल के बाद जिस तरह से हम देखते रहे हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको काफ़ी लोकप्रियता मिली है, सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। पैन इंडिया एक तरह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो पहले से ही फेमस थे, पहले से फेमस थे। वो एक होता है कि धीरे धीरे आप तक वो चीजें पहुंचती हैं। आप देखेंगे कि साउथ की फिल्में जो हैं वो हिंदी में डब होके आने लगी है ना जी। लगभग पिछले 15 सालों से या 20 सालों से, लगभग 2002-3 से जो है साउथ की फिल्में, छोटी छोटी फिल्में डब होके आने लगी और लोगों को वो फिल्म मजेदार लगने लगी। टीवी पे देखते हैं, है ना। अब टीवी पे देख देख के जो है उसका मजा लेने लगे और धीरे धीरे हालत ये हो गई कि लोगों को लगने लगा कि यार ये हिंदी से अच्छा है, हिंदी से अच्छा है। तो आपको ऐसी क्या बात लगती है, आप ऐसे कह रहे हैं ना हिंदी से अच्छा है? भाई मेरे, क्योंकि वो जमीन की कहानी कहते हैं अपने, हम जमीन की कहानी नहीं कहते हैं। हिंदी फिल्मों में जमीन की कहानी कहाँ कही जाती है? हम लोग तो फेरी टेल बनाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि OTT भी मनोरंजन के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है और जहां पर हम देखते हैं कि कई कलाकार ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने स्टोरी की बात की है, कहानी की बात की है,
बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं, स्टोरी देखने को मिल रही है। और थिएटर के भी कई एक्टर हैं जो OTT पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। OTT को आप किस तरह का मानते हैं? OTT कुछ नहीं है, फिल्म का एक्सटेंशन है। टेलीविजन क्या है? कहानी है। टेलीविजन में कहानी बताई जाती है, हम कहानी रेंडर करते हैं। एक कहानी को हम जो है एक्सप्लोर नहीं करते हैं, रिपीट करते रहते हैं कि वो वहां जा रहा था, दूसरे आदमी ने भी कहा अरे हाँ वो वहां जाता हुआ दिखा, तीसरे ने कहा हाँ हमने देखा कि वो जा रहा था, वो जा रहा था, वो जा रहा था। पूरे एपिसोड में पता चला कि ये बात हुई कि वो जा रहा था, और हमें लगा कि अच्छे वो जा रहा था तो कहाँ जा रहा था। अब अगला एपिसोड, उसमें कहानी कही जाती है, उसका कंटेंट क्या है ये आपको नहीं पता होता है। अब सिनेमा है, सिनेमा विजुअल है, उस विजुअल को एक्सप्लोर करके एक कहानी तैयार की जाती है जो 2 घंटे की होती है। OTT जो है उसी कहानी को एक्सपैंड करता है। तो इसीलिए OTT पे जो चीजें आती हैं वो आपको सिनेमा की तरह दिखती हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है। इसीलिए वो टेलीविजन सीरियल से अलग है, इसीलिए वो जो है कसा हुआ है, इसीलिए जो है वो मनोरंजक भी है। तो ये जो OTT पे जो सारी चीजें हो रही हैं, चूंकि वो एक्सपैंड किया हुआ है तो उसमें ढेर सारे एक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो एक्टर्स ना हो तो वो कहानी होल्ड नहीं करेगी। तो इसीलिए जो है थिएटर के या और भी जो लोग हैं, नए लड़के जो अच्छा कर रहे हैं, वो सब उसमें आ रहे हैं। और तो यानी कि आप ये मानते हैं कि OTT ने एक बेहतर प्लेटफॉर्म हाँ, एक दिया है लोगों को प्लेटफॉर्म है। एक्टिंग का भी और स्टोरी टेलिंग। भाई देखिए, बेहतर कब बेहतर नहीं रहता है, हम तो इसी का इंतजार करते रहते हैं। हम कहते हैं ये बेहतर है, पता चलता है 4 दिन बाद वो बेहतर नहीं रहा। अब क्या करें? ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैं यही कहने वाली थी कि गाली आप बकते रहते हो। अब मैं भी गाली बकता हूँ। जब महारानी मैं करता हूँ, उसमें जो मैं काला नाग करता हूँ उसमें मैं गाली बकता हूँ, किसी को आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति तब होती है जब आप टिटलेट करने के लिए गाली बकना शुरू करते हो, या आप ऐसे दृश्य दिखाते हो जिससे कि सेक्सुअल वो कॉनोटेशंस जो हैं कि वो टिटलेट करे। ये गलत है। समस्या यहाँ होती है कि जो लोग काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, वो लोग इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बिला वजह गाली देने की जरूरत क्या है? जरूरत है तो आप कीजिए, नहीं जरूरत है तो प्रॉब्लम है। अच्छा सर, आपके रोल्स के बारे में बात करेंगे कि आपके सबसे ज्यादा आपको कौन सा रोल जो है वो पसंद आया अपने ऊपर, ये भी लोग जानना चाहते हैं। आपने बहुत से अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, कौन सा सबसे ज्यादा रोल करते हुए आपको बहुत ज्यादा मजा आया और बहुत अच्छा लगता है आपको? कुछ नहीं। मेरा मानना है कि अभिनेता जब कोई एक चीज कर लेता है, उसके बाद वो डस्टबिन में चला जाता है, कूड़ेदान में। अगर वो उसे याद रखता है, इसका मतलब अगली बार भी वो वही करेगा। ये बहुत बड़ी सीख दी आपने। अब बड़ी सीख हो छोटी सीख हो उससे मतलब नहीं है, यही मेरा जीवन है, इसलिए मेरे लिए बेहतर कुछ नहीं है। अगला देखो, अगर आता है तो अगला उससे बेहतर करो, उसके बाद उससे बेहतर करो। जो चीज कर चुके हो उसे ध्वस्त करो, उसे दफनाओ, तभी नया कर पाओगे। नया खोजने के लिए पुराना भूलना पड़ता है, पुराना किया हुआ भूलना पड़ता है, अभ्यास नहीं भूलना है, अभ्यास लगातार करते रहना है। नहीं, मतलब कोई तो कैरेक्टर ऐसा होगा जिसको करते हुए आपने बहुत एंजॉय किया होगा। बकवास, सब घटिया, अच्छा आने वाला है। अच्छा, फ्यूचर के प्लान्स आप बता दें अपने। फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है। 68 साल उम्र है, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूँ, अब फ्यूचर किस बात का। जी विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन की टीम से बात करने के लिए, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और अब हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की। मिस वर्ल्ड का कंपटीशन इस बार भारत के लिए खास होने जा रहा है, क्योंकि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार भारत करने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले ही महीने
71 से ज्यादा देशों की सुंदरियां आपको इस कंपटीशन में नजर आएंगी। और इसके लॉन्चिंग के मौके पर हमारी संवाददाता रजनी सैन ने पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणा को आपने रिप्रेजेंट किया है। आप एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने अपनी ब्यूटी से ही नहीं अपने ब्रेन से भी दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय लड़कियां क्या कर सकती हैं। तो अब मनुषी और क्या करने वाली हैं? क्या कभी अपने नाम के आगे आप डॉक्टर मिस करती हैं? वैसे डॉक्टर मैंने MBBS फिनिश नहीं की थी, तो शायद डॉक्टर कभी था नहीं मेरे नाम के आगे। क्या पता मैं PhD करके लगा लूँ, माई पेरेंट्स विल नॉट लाइक इट, बट लेकिन नहीं, मैं शायद मेरे लिए एक टाइटल से ज़्यादा वो एक लाइफस्टाइल था, वो एक वर्ल्ड था जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ। तो मैंने वो वर्ल्ड देखा है और वो मेरे हमेशा बहुत करीब रहेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मेरी फैमिली में इतने सारे लोग डॉक्टर्स हैं, तो मैं हमेशा उसका पार्ट फील करती हूँ आज भी। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत खुश हूँ जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ उससे। और जैसे कि आपने कहा कि हरियाणा की लड़कियों के बारे में बात करें, तो मैंने अपनी फैमिली में, मेरी मदर डॉक्टर हैं, मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने भी पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी जब बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। तो यानी केवल ग्लैमर ही नहीं है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप एजुकेशन के अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं तो दुनिया मुट्ठी में हो जाती है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं। देखिए मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी और बहुत ज़्यादा श्रेय दूंगी अपनी लाइफ में। क्योंकि जब मैं मिस वर्ल्ड के स्टेज पे थी और जब मैं मिस इंडिया के स्टेज पे थी, ऐसा नहीं था कि मैं किसी ऐसे बैकग्राउंड से आई थी जहाँ पे मेरा इस तरह का एक पैजेंट में एक्सपोजर हुआ था। तो मेरे लिए मेरा कॉन्फिडेंस मेरा एजुकेशन ही था। आपसे सवाल है कि आप बहुत फिट हैं और यंग लड़कियां आपको देख रही हैं, यहाँ से क्या संदेश देना चाहती हैं कि जो परफेक्ट हेल्थ है उसकी क्या डेफिनेशन है आपके लिए? परफेक्ट हेल्थ एक बैलेंस होता है, चाहे वो आप जो खाना खाते हैं, आपका जो न्यूट्रिशन है, सिर्फ खाना ही नहीं, आप जो भी आप कंज्यूम करते हैं, क्वालिटी ऑफ एयर जो आप यू ब्रीद इन, फ्रॉम वाटर जो आप यू आर ड्रिंकिंग, उसके साथ ही आप किस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी क्या करते हैं, आप कब सोते हैं, कितना सोते हैं, आप किस तरह के थॉट्स को अपने माइंड में रखते हैं, और आपकी किस तरह से रिलेशनशिप्स हैं दूसरे लोगों के साथ। आई थिंक सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपकी फिटनेस और हेल्थ को डिटरमाइन करता है। आखिरी सवाल है आपसे, आपने इस ताज को पहना है, उसकी जिम्मेदारी भी महसूस की है, जो आने वाली है मिस वर्ल्ड, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है लाइफ में। इसको एंजॉय करो क्योंकि ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो भी आप यहाँ सीखोगे, आप जो भी करोगे, आप ये याद रखिए कि आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप एक बहुत बड़ी टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा याद रहे एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय, यू हैव टू एंजॉय एवरी मिनट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया मनुषी, हमसे बात करें। थैंक यू सो मच। तो सिनेमा की दुनिया में आइए अब देख लेते हैं कि सिनेमा जगत में और क्या कुछ अपडेट चल रहा है। The spicy Jury of the Berlinale 74. Das ist jetzt der wichtigste Moment des Jahres. We herewith declare the 74th Berlinale officially open. 74वां बर्लिन फिल्म महोत्सव शुरू हो चुका है। इस वर्ष कुल 20 फिल्म मुख्य प्रतियोगिता इकाई में शामिल हुई हैं और गोल्डन बेयर अवार्ड और सिल्वर बेयर अवार्ड जैसे प्रमुख पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। The reality is very heavy these days. महोत्सव के लाइफ टाइम अचीवमेंट मानद गोल्डन बेयर पुरस्कार अमेरिकी निर्देशक, निर्माता एवं पटकथा लेखक मार्टिन स्कॉर्सेसे को प्रदान किया जाएगा। साउथ इंडस्ट्री के सबसे डैशिंग सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर दमदार एंट्री के साथ सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा दी राइजिंग की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। राम रेड्डी के निर्देशन में बनी अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म दी फेबल का प्रीमियर भी इस फेस्टिवल में रखा गया है। दी फेबल पिछले 30 वर्षों में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली दूसरी फिल्म बनी है। तो सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत की कुछ और ताज़ा अपडेट लेकर और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए किस्से लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। घर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत और भारतीयों का बेहतर कल। 2019 से देश को मिला वो मंत्रालय जिसने वादा किया हर घर जल का। मंत्रालय गंगा सफाई से लेकर हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए की गई शुरुआत का हिस्सा था। आज गोवा और दादर और नगर